कल हमने मेंडल के थर्ड लॉ स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ पढ़ा था, जिसमें बताया गया कि यह द्विसंकर संकरण की क्रिया द्वारा पुनैट के चौखाने के द्वारा क्या है सिद्ध किया जाता है। तो आइए आज इसी के द्वारा जान लेते हैं कि पुनैट के चौखाने का नियम है क्या। तो बताया जा रहा है कि पुनैट ने अपने चौखाने के नियम को देने के लिए निषेचन के समय नर व मादा दो असमान प्रकार के अनियत युग्मकों के बीच का संयुग्मन कराया और संयुग्मन के उपरांत उसके जीन रूप और दृश्य रूप को जाना। या फिर बताया जाता है कि पुनैट ने क्या किया, किसी भी जीव में पाए जाने वाले जीन रूप और दृश्य रूप को सुगमता पूर्वक जानने के लिए पुनैट के चौखाने का नियम दिया। उस चौखाने का नियम कह क्या रहा था कि अगर एक वर्ग में 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर लाइनों द्वारा कुल 16 कॉलम को बनाया जाए, कितने कॉलम को बनाया जाए, 16 कॉलम को बनाया जाए और उनमें संकरण की क्रिया द्वारा F2 पीढ़ी में F2 में आए हुए युग्मक को रखकर द्विसंकर संकरण की क्रिया कराई जाए तो आने वाला लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 का प्राप्त होता है और जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1:2:2:2:4:1:1 का प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पुनैट के चौखाने का नियम कहते हैं। पुनैट के चौखाने का नियम कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनैट ने अपने चौखाने के नियम का प्रतिपादन क्यों किया। तो एक लाइन की डिफिनेशन क्या आती है कि जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप लक्षण को सुगमतापूर्वक जानने के लिए इन्होंने क्या किया, पुनैट के चौखाने के नियम का प्रतिपादन किया। इस लेसन की नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वंशागति का गुणसूत्री एवं जीन मत। किसका? वंशागति का गुणसूत्री एवं जीनी मत। आइए फर्स्ट टॉपिक पर हम पढ़ लेते हैं वंशागति का जीन मत। वंशागति का जीन मत। जीन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। बताया जा रहा है कि जब यह ज्ञात हुआ कि आनुवंशिक लक्षणों की संख्या जीव में पाए जाने वाले जीन से अधिक होती है, तब सटन ने क्या किया, मेंडल के नियम में यह ज्ञात किया कि किसी भी जीव में जो जीन पाए जाते हैं और डीएनए के क्या है, खंड हैं। यानी किसी भी जीव में जो जीन पाए जा रहे हैं वो क्या है, डीएनए के खंड हैं और वे खंड गुणसूत्र में एक मोती की तरह क्या जुड़े रहते हैं। यानी एक क्रमबद्ध रूप में ऐसे क्या जुड़े रहते हैं जो है क्या, डीएनए के खंड हैं और आपस में जुड़ने के बाद क्या गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। जब इतना ज्ञात हुआ तो बताया जा रहा है कि मॉर्गन ने जीन को बताया कि ये पंक्तिबद्ध रूप में जुड़े हुए डीएनए के ऐसे खंड हैं जो आपस में संयुग्मित होकर क्या गुणसूत्र को बनाते हैं। किसने बताया? मॉर्गन ने बताया। मॉर्गन के बाद एक नए वैज्ञानिक आ रहे हैं क्या, जॉनसन ने उन पंक्तिबद्ध रूप में जुड़े हुए खंडों को क्या जीन का नाम दे दिया। ठीक, क्या बताया जा रहा है कि जब किसने, सटन ने मेंडल के नियम में गुणसूत्रों के प्रभाव को देखते हुए उसमें पाए जाने वाले पदार्थों के बारे में जानना चाहा तो क्या बताया कि गुणसूत्र क्या एक या एक से अधिक जीन के मिलने से बने होते हैं और वे जीन हैं क्या, डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं जो एक पंक्तिबद्ध रूप में जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जो श्रृंखला ही क्या कहलाती है, गुणसूत्र कहलाती है। बाद में मॉर्गन ने बताया कि जीन के पंक्तिबद्ध रूप में जुड़ने से बने हुए खंड को ही गुणसूत्र कहते हैं या गुणसूत्र में पाए जाने वाले
पंक्तिबद्ध रूप के खंड को ही क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। बाद में उस जीन को जॉनसन ने ज्ञात करके नाम क्या दे दिया, जीन का नाम दिया, और बताया कि कोई भी आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की इकाई का नाम ही क्या है, जीन है, जो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। बाद में बताया जा रहा है कि 1909 में, कब, 1909 में सटन ने इस संपूर्ण सिद्धांत को ही वंशागति का जीन मत दिया, जीन मत कहा या जीन मत बताया, जिसमें बताया सिर्फ इतना ही जा रहा है कि जीन क्या है, गुणसूत्र में पाया जाने वाला वह छोटा से छोटा खंड है जो डीएनए के खंडों से मिलकर बना होता है तथा किसी भी आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, जिस मत को हम वंशागति का जीन मत कहते हैं। दूसरा क्या रहा है, वंशागति का गुणसूत्री मत, वंशागति का गुणसूत्री मत। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले बताया गया कि गुणसूत्र की खोज किसने की या गुणसूत्र का नाम किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया। क्वेश्चन पूछ जाता है कि गुणसूत्र का नाम किसने दिया, तो किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया। कब दिया, 1888 में। आगे बताया जा रहा है कि मेंडल के बाद जब कोशिकाओं की रचना का ज्ञान नहीं हुआ था, तब 1842 में, कब, 1842 में नाइगेली नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जीवों की कोशिका में कुछ सूत्रनुमा संरचना देखी। कैसी संरचना देखी, सूत्रनुमा संरचना देखी, जिस संरचना को बाद में रूसो तथा बाल्बियानी ने, किसने, रूसो तथा बाल्बियानी, वैज्ञानिक का नाम आ रहा है क्या, बताया गया 1842 में नाइगेली ने कोशिका के अंदर एक सूत्रनुमा संरचना देखी और उसी संरचना को ये जाना कि यही क्या करता है, किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है या समस्त कोशिकाओं में पाया जाता है। बाद में उसी संरचना को रूसो और बाल्बियानी ने देखा और देखकर बताया कि यह एक जाति के समस्त जीवों में इसकी संख्या क्या सदैव समान होती है, जिसको बाद में वाल्डेयर ने क्या किया, गुणसूत्र का नाम दे दिया। आगे बताया जा रहा है कि बाद में यह ज्ञात हुआ कि गुणसूत्र की माप, किसकी माप, गुणसूत्र की माप, उसकी आकृति, उसकी रचना अनेक प्रकार की होती है। यानी जैसा जीव होगा वैसे उसकी गुणसूत्र की माप होगी, वैसी आकृति होगी, वैसी रचना होगी। ठीक, फिर आगे बताया गया कि गुणसूत्रों की जो संख्या है वो, अगर मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। मानव में एक जाति मानव है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 या फिर 23 जोड़े। अब वो मानव चाहे जो भी होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 23 जोड़े या फिर 46 ही होगी। आगे बताया जा रहा है कि गुणसूत्र की निश्चित संख्या व समान समूह वाले गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। कभी कभी डिफिनेशन पूछता है कि कैरियोटाइप क्या है, तो बताएंगे कि गुणसूत्र का वह समूह जिसकी संख्या, जिसका आकार, जिसकी माप सब समान होता है, उस गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप गुणसूत्र कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि गुणसूत्र ही क्या है, एक या एक से अधिक जीन खंडों से मिलकर बना हुआ वह संयुग्मित रूप है जो निषेचन की क्रिया के उपरांत आपस में संयुग्मित होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का क्या है, दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, वंशागति का गुणसूत्री मत कहते हैं। अगली इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट हेडिंग आ रही है लिंग निर्धारण। हेडिंग कौन सी आ रही है, लिंग निर्धारण।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, बताया जा रहा है कि लिंग निर्धारण का सेंस क्या है कि उत्पन्न होने वाला F1 पीढ़ी में जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो मादा है या फिर नर है, इस बात को कैसे ज्ञात किया जाएगा या फिर कैसे ज्ञात किया जाएगा कि F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि लिंग निर्धारण किसी भी जीव में पाए जाने वाले गुणसूत्र के द्वारा क्या है, सिद्ध होता है। किसके द्वारा सिद्ध होता है, गुणसूत्रों के द्वारा सिद्ध होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही है, कल फिर से लिंग निर्धारण की क्रिया को हम आगे पढ़ेंगे।